नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे? अगर बनारस से नहीं लड़ेंगे तो क्या वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे? इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के विषय में। एक कहावत है कि जब दिया बुझने को होता है तो उसकी लौ इधर उधर भागने लगती है, दिया फड़फड़ाने लगता है। इसका मतलब है कि जब किसी का खराब समय आता है या फिर बुझने का समय आता है तो वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। मौजूदा समय में कुछ ऐसा ही हाल है देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश के हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। आप सोच रहे होंगे कि 300 से भी अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी और पीआर प्रेमी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों में देश का माहौल और मूड दोनों काफ़ी बदल गए हैं और अब एक बार फिर 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। मोटा मोटा 9-10 महीने बचे हैं। ऐसे में पिछले 9 साल से देश की सत्ता पर राज कर रहे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करके जीत की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है। मुंगेरी लाल का सपना टाइप सपना देख रही है। लेकिन ये सपना इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला होता नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष के बड़े नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आका और साहेब के पालनहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी मान लिया है कि देश में मोदी मैजिक कम हो रहा है और अब साहेब का ये करिश्मा देश में नहीं रहा है। यानी संघ ये मान चुका है कि 2024 पे बहुत कठिन है डगर सत्ता के पनघट की। विपक्ष से लेकर संघ की ये धारणा इसलिए बनी है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद, बजरंगबली के नारे लगाने के बाद, प्रज्ञा जी के चाकू में धार तेज करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा को सफलता नहीं दिला पाए। कई रोड शो किए, बहुत तीखा माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन कर्नाटक में आपको यकीन नहीं होगा 30 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई और राज्य में पार्टी की करारी हार हुई। इस करारी शिकस्त के बाद से ही हर कोई ये कहने लगा है कि देश में अब साहेब का मैजिक कम हो रहा है, मोदी मैजिक कम हो रहा है। भाजपा और साहेब के लिए कर्नाटक की हार इसलिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि कर्नाटक के जरिए ही साहेब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री कराना चाहते थे। लेकिन 2024 से ठीक पहले कर्नाटक के भी हाथ से चले जाने के कारण अब साउथ में पार्टी के प्रवेश द्वार पर ही पूरी तरह से शटर गिर गया है। इसलिए कर्नाटक हार ने भाजपा और साहेब को तगड़ा झटका दे दिया है और इसी के बाद से विपक्ष से लेकर संघ तक अब सब ये कहने लगे हैं कि मोदी जी का करिश्मा कम हो रहा है और 2024 में देश का सियासी माहौल बदल रहा है। अब चारों तरफ से उठ रही ऐसी आवाज़ों ने ही साहेब और भाजपा का हाल बुझते दिए की तरह कर दिया है। यही वजह है कि अब साहेब और छोटे साहेब काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं संघ की चेतावनी के बाद गुजरात लॉबी को अपना भविष्य भी संकट में दिखने लगा है। कर्नाटक हार ने भाजपा के मिशन साउथ को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, इसलिए अब एक फड़फड़ाते दिए की तरह साहेब और छोटे साहेब इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। इस बीच कर्नाटक जाने के बाद अब साहेब और भाजपा की नज़र साउथ के अन्य तमिलनाडु पर जाकर अटक गई। अपने मिशन साउथ को अब आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने तमिलनाडु पर निशाना साधना शुरू कर दिया है क्योंकि जाहिर है कि कर्नाटक के अलावा भाजपा साउथ के किसी भी राज्य में अच्छी स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। इसलिए अब भाजपा तमिलनाडु के जरिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है ताकि इसका फायदा उसे 2024 में भी मिल सके। अपने इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए छोटे साहेब यानी भाजपा के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में एक बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों को साधने के उद्देश्य से कहा
कि किसी भी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गृह मंत्री शाह का ये बयान उस समय आया है जब देश में भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है और भाजपा लगातार साउथ के राज्यों में चुनाव हार रही है। हाल ही में उसने अपनी सत्ता वाला कर्नाटक भी गंवा दिया। ऐसे में अब भाजपा की नज़र तमिलनाडु पर टिकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में ही अमित शाह ने किसी गरीब तमिल को देश का प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। बैठक में डीएमके और उसके दिवंगत मुखिया एम करुणानिधि पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं जैसे के कामराज और जी के मूवनार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन करुणानिधि ने उनकी संभावनाओं को विफल कर दिया। अमित शाह का ये तमिल प्रेम और तमिल प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताना भाजपा के मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु को साधने की दिशा में एक और कदम है, क्योंकि अपने इस बयान के जरिए अमित शाह ने तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रमुक को घेरने का भी प्रयास किया, क्योंकि हाल ही में द्रमुक ने 2024 में तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों और पुडुचेरी की एकमात्र सीट जीतने का दावा किया। ऐसे में अमित शाह ने द्रमुक को घेरने के साथ साथ भाजपा के मिशन साउथ के तहत तमिल प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। दरअसल कर्नाटक गंवाने के बाद से भाजपा पूरे जोर शोर के साथ तमिलनाडु को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए उसके पास अब से कोई राज्य बचा नहीं है। ऐसे में एम करुणानिधि और जयललिता के ना रहने पर भाजपा तमिलनाडु में अपने डोरे डाल रही है, ताकि यहां अपनी पकड़ मजबूत करके वो साउथ में अपने पैर जमा सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद से भाजपा उत्तर भारत में तो मजबूत हुई है और उसी के दम पर उसने 2014 और 2019 के चुनावों में सफलता भी हासिल की, लेकिन इस दौरान साउथ में भाजपा की मनोवांछित सफलता मिलती हुई उसे दिखाई दी थी। लाख प्रयासों के बाद भी दक्षिण भारत में मोदी मैजिक काम नहीं कर पा रहा। ऐसे में कर्नाटक के जरिए भाजपा साउथ में प्रवेश करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसे कर्नाटक में काफ़ी सफलता मिली थी और 25 सीटों पर पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार कर्नाटक चुनाव में मिली करारी शिकस्त के चलते कर्नाटक के जरिए दक्षिण भारत में प्रवेश करने की भाजपा की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। इसलिए अब साहेब और भाजपा दक्षिण में प्रवेश के लिए किसी नए राज्य को तलाश कर रहे हैं। इसलिए अब तमिलनाडु को भाजपा अपना नया शिकार बनाने की कोशिशें कर रही है। इसी क्रम में पिछले महीने देश की नई संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में भी साहेब का तमिलनाडु प्रेम सभी को देखने को मिला, क्योंकि नई संसद भवन में स्थापित किया गया सेंगोल और तमिल अधिनियमों को आओ भगत के साथ हवाई जहाज में भाजपा और साहेब के लिए बुलाना मिशन तमिलनाडु का ही एक हिस्सा था, क्योंकि सेंगोल और तमिल अधिनियम के बहाने तमिलनाडु के रास्ते साउथ में साहब अपनी पकड़ बनाने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इसलिए नई संसद भवन के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को भी ना बुलाकर तमिल अधिनियमों को अवश्य बुलाया गया। प्रधानमंत्री दंडवत उनके सामने लेट गए और पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हीं के सहारे 2024 की नैया पार लगाने की उम्मीद साहब लगाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, संभावनाएं तो यहाँ तक लगाई जा रही हैं कि जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश में मृत प्राय भाजपा को जीवित करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद यूपी के बनारस से आकर चुनाव लड़े थे, ताकि प्रदेश में भाजपा को एक बूस्ट मिल सके। कहीं ऐसा ही ना हो कि इस बार तमिलनाडु में बिखरी भाजपा को खड़ा करने के लिए साहेब 2024 में तमिलनाडु में कहीं से चुनाव लड़ने पहुंच जाए, ताकि पीएम के संसदीय राज होने से पूरे प्रदेश में भाजपा और साहेब को एक बूस्टर मिल जाए और पार्टी का मिशन साउथ एक स्तर आगे बढ़ जाए। इस बार साउथ पर भाजपा इसलिए भी अधिक जोर लगा रही है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि इस बार मोदी मैजिक 2014 और 2019 वाला नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि सीटों में भारी कटौती होगी। इसलिए उत्तर भारत में यानी हिंदी भाषी राज्यों में जो सीटों की कटौती होगी उसे साहेब और भाजपा साउथ और खासकर तमिलनाडु से पूरा करना चाहते हैं।
वहीं कर्नाटक के खोने के बाद अब साउथ में भी तमिलनाडु पर ही सांप की नज़र इसलिए भी है क्योंकि तमिलनाडु एक हिंदू बहुल राज्य है। यहाँ करीब 87-88% हिंदू आबादी है, जबकि मुसलमान सिर्फ 5 से 6% ही है। ऐसे में साहिब इस राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये 88% हिंदू आबादी होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले घटा था और सिर्फ 3.66% ही रह गया था। इतना ही नहीं, 1967 के बाद से यहाँ किसी भी राष्ट्रीय दल की सरकार नहीं बनी है, जबकि पिछले 62-63 सालों से सत्ता द्रविड़ आंदोलन से निकले नेता अन्नादुरई के एमजी रामचंद्रन, जयललिता और डीएमके के करुणानिधि के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2019 में भी लोकसभा की 39 सीटों में से कांग्रेस डीएमके के गठबंधन ने 38 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा और एआईडीएमके गठबंधन को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में पैर जमा पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन साहब इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि यहाँ की मौजूदा राजनीति इस समय कहीं ना कहीं बदलाव के दौर से गुजर रही है। करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद राज्य में हुए इस खालीपन को भाजपा अपने लिए वहाँ विशेष मौके के तौर पर देखती रही है। इसलिए भाजपा इस बार तमिलनाडु पर नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में भाजपा को कर्नाटक से आगे जाने का कभी मौका नहीं मिला है। वहीं इस बार कर्नाटक भी हाथ से निकल गया, लिहाजा पार्टी कर्नाटक की हार की भरपाई तमिलनाडु से करना चाहती है। साउथ इसलिए भी भाजपा के लिए जरूरी हो गया है क्योंकि अगर साउथ की लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। इसमें वर्तमान समय में भाजपा के पास सिर्फ 29 सीटें हैं, लेकिन इन 29 सीटों में से भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक राज्य से आती हैं। इसके अलावा तेलंगाना से भाजपा के पास 4 सांसद हैं। इसलिए भाजपा कर्नाटक को दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में देख रही थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार ने भाजपा का मिशन साउथ काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि विधानसभा में मिली अपार सफलता का लाभ कांग्रेस को 2024 के लोकसभा में मिलना तय है। मतलब साफ है कि कर्नाटक में मिली हार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भाजपा का खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीएम मोदी अब साउथ में प्रवेश के लिए तमिलनाडु पर निशाना साध रहे हैं। इसी की एक बड़ी झलक नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देखने को मिली थी और अब अमित शाह का तमिल प्रधानमंत्री का प्रेम भी मिशन साउथ के जरिए तमिलनाडु साधने की दिशा में अगला कदम है। फिलहाल साहब और भाजपा अपने इस प्लान में कितना सफल हो पाते हैं और क्या तमिलनाडु को जीतने के लिए पीएम मोदी खुद बनारस को छोड़कर तमिलनाडु जाएंगे या दोनों सीटों पर लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा की ये हड़बड़ाहट 2024 में साहब के डोलते सिंहासन का इशारा कर रही है। राजनीति की खबरें देखना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सच आपको यहीं मिलेगा। और राज्यों की खबरें देखने के लिए हमने अलग अलग चैनल बना दिए हैं, 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात, 4PM कर्नाटक, 4PM महाराष्ट्र। आप इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।